हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। सफलता बैच एकदम लाइन वाला इन अच्छे से चल रहा है, वीडियोस आती रह रही है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले थे कि क्वेश्चन एंड आंसर, प्रश्न और उत्तर पढ़ने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कुछ नोट्स। और ये वाला पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो मैं पहले बता दूंगा वीडियो के बीच में कभी भी। तो आप लोग पूरी वीडियो को बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पीडीएफ कब मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, हम लोग नोट्स जब पढ़ा रहे थे तो उसी दौरान हम लोगों ने कह दिया था फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 में शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांस का राजा था लुई 16। ठीक है, लुई 16 फ्रांस का राजा था। इसके बाद हो जाता है कि फ्रांसीसी समाज में कितने वर्ग थे। 3 वर्ग थे, आपको मैंने पढ़ा दिया था। पादरी, कुलीन और क्या बोलते हैं सामान्य लोग। ठीक, तो ये था। नीचे करते हैं, बास्तिल का किला किसके प्रतीक है। बास्तिल किला किसके प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जैसे मैंने बोला, राजशाही के निरंकुशता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ। इसके बाद का प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से आया। ठीक है, वह कहाँ से आया, फ्रांसीसी क्रांति से आया। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं। किस वर्ष फ्रांस गणराज्य बना। किस वर्ष फ्रांस रिपब्लिक बन गया। ठीक है, रिपब्लिक तो बन गया। ठीक है, तो फ्रांस रिपब्लिक का कौन से वर्ष में बना, 1792। इसके बाद 7वां प्रश्न है, रोबेस्पियर का शासन किस नाम से जाना गया है। रोबेस्पियर का शासन किस नाम से जाना गया है, आतंक काल के नाम से, रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग लघु प्रश्नोत्तर पे जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो मैंने पहले बता दिया, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई को जब जनता ने बास्तिल जेल पर हमला किया था उस टाइम हुई थी, शुरुआत हो गई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के। आगे है कि फ्रांस में 3 वर्ग कौन कौन से थे। पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग सामंत और तीसरा वर्ग आम जनता। ठीक है, तो इनका इंग्लिश भी लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हैं। तीसरे वर्ग की मुख्य शिकायत क्या थी। मुख्य शिकायत मतलब उनका नाराजगी क्या थी। ठीक है, तो इसका उनकी नाराजगी थी, उन्हें भारी कर देने पड़ते थे, जबकि पहले और दूसरे वर्ग के आदमियों कर नहीं देने पड़ते थे। ठीक है, आगे है कि मानव और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा में क्या कहा गया था। मानव और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा में क्या कहा गया था। आंसर है, सभी मनुष्य समान जन्म है और उन्हें स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, ये है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर फ्रांसीसी क्रांति, इधर कौन सा उत्तर पता नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इधर से, हाँ ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लगता है, थोड़ा लॉन्ग है। तो हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चल गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। ये सब बुक के सवाल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बुक के सवाल है। ठीक है, ये सब हम लोग बुक के सवाल से पढ़ा रहे हैं।
फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? तो आंसर है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत 1789 में उन परिस्थितियों में हुई थी। नीचे लिखा हुआ है, राज्यों में अत्यंत खर्चाली नीतियों से खजाना खाली हो गया था। और मैंने पहले बोला था, राजकोष जहाँ पे पैसा था, पूरा धन दौलत था, उधर पूरा ख़त्म हो गया था उधर। ठीक है। इसके बाद दूसरा हो जाता है, जनता पर भारी कर लगाए जा रहे थे, जबकि पादरी एवं जमींदार करों से मुक्त थे। ठीक है। तीसरा हो जा रहा है, लगातार अकाल, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही थी। चौथा हो जाता है, राजा लुई 16वां संस्थानों को हल करने में अक्षम थे। मतलब उनका मतलब वो नहीं हल कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं कर रहे थे। ठीक है। पांचवा हो जा रहा है, प्रबोधन विचारों रूसो जो विचार दिए थे अपने, उनका नाम लिखा हुआ है, आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है, ने स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों का विचार फैलाया। ठीक है, सबको जागरूक किया। और छठवां पॉइंट हो जाता है कि इन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों ने जनता को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। मतलब विद्रोह के लिए प्रेरित किया, आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों को किस तरह के शासन को उखाड़ फेंकने का मौका मिला और उन्हें ऐसे किस शासन तंत्र अपनाए जो पहले अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, नीचे उत्तर है कि जनता ने सामंती और निरंकुश राजशाही का उखाड़ फैला। ठीक है, उखाड़ फैला। इसके बाद है इसके स्थान पर उन्होंने जनसत्ता, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर आधारित शासन प्रणाली को अपनाया। ठीक है, इसके बाद हो जाता है, व्यवस्था पहले फ्रांस में मौजूद नहीं थी, ये बिल्कुल नया तंत्र था। ठीक है, जन्मसिद्ध और प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी कोशिश करते रहे। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर आ गया है कि फ्रांसीसियों ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा 1789 में जारी की। ठीक है, इसके बाद है, कानून के सामने समानता और समानता को अनिवार्य बनाया। इसके बाद है, सामंती विशेष अधिकार समाप्त किए। जो सामंत लोग थे, जो रिश्तेदार थे अलग अलग उनके राजा के, तो उनका जो मतलब अधिकार था उसको पहले हटाया गया। ठीक है, करों में समानता लागू की गई, टैक्स में समानता लागू की गई। ठीक है, टैक्स, कर मतलब टैक्स होता है। इसके बाद आ जाते हैं, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता दी। मतलब अभिव्यक्ति और प्रेस जो थे, मतलब जो मीडिया में थे, वो लोग कोई भी खबर को अब राजा के पूछे बिना भी कह सकते हैं। ठीक, जनता को राज्य के शासन में भाग लेने की अधिकार दिया। ठीक है, जनता को राज्य के शासन में भाग लेने का अधिकार, जैसे वोट का अधिकार, वोट देने का सबके पास अधिकार होता है वैसे। ठीक है, इन कदमों
इन कदमों से जन्मसिद्ध और प्राकृतिक अधिकारों में सुरक्षित किया गया। ठीक है, अधिकारों को सुरक्षित किया गया। इसके बाद आ जाता है चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उन जनवादी विचारों की कुछ मिसालें बताए जो आज हमें हद तक उचित लगते हैं और जिनका जिम्मेदार फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो गया कुछ प्रमुख जनवादी विचार जो फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुए और आज उचित माने जाते हैं। सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। सरकार जनता की शक्ति से चलती है। कानून सबके लिए समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ठीक है, व्यक्ति को स्वतंत्रता और अभिव्यक्तित्व का अधिकार है। करों को समान रखना। ठीक है, करों को समान रखना, समानता, करों में समानता। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जनमत और जनता की भागीदारी का महत्व। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न खत्म हुआ। अब हम लोग 5वें नंबर पे आ जाते हैं। टोटल 6 प्रश्न हैं बुक पे, तो हम लोग वही 6 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि आप किस मत से सहमत है कि सार्वभौतिक अधिकारों के सदभर में सम्राटों को असगतिपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि सम्राट निरंकुश होते थे और सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती थी। इसके बाद हो जाता है जनता को ना तो अधिकार थे ना ही शासन में कोई भागीदारी। इसके बाद हो जाता है सार्वभौतिक अधिकार, जैसे समानता, स्वतंत्रता, कानून का शासन सम्राटों की सत्ता के विपरीत थे। इसके बाद है इसलिए सम्राटों का शासन सार्वभौतिक अधिकारों के विचार से मिल नहीं खाता। इसके बाद ये छठवां लास्ट क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन है नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन करके हम लोग ये वाला वीडियो को एंड करेंगे। और जो सेकंड चैप्टर होगा वो हम लोग पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी से, भारत आकार और स्थिति है। आई होप वो पहला चैप्टर, तो वही हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक से। और थोड़ा शेड्यूल में चेंजेस होंगे क्योंकि 3 क्लास अब से SST के होंगे, क्योंकि थोड़ा सिलेबस बड़ा है तो हम लोग थोड़ा क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 6वां क्वेश्चन के नंबर पे आ जाते हैं। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो इसका उत्तर है नेपोलियन का उदय इन कारणों से समझा जा सकता है। इधर नीचे दिया हुआ है। क्रांति के बाद फ्रांस में अवस्था और राजनीतिक अस्तित्व फैला हुई थी। ठीक है, इसके बाद है जनता को एक मजबूत नेतृत्व और व्यवस्था की आवश्यकता थी। नेपोलियन ने सेना में अपने प्रतिभाव और प्रशासनिक कुशलता से जनता का विश्वास जीता। और इसके बाद है उनके सुधार लिए और फ्रांस को स्थिरता दी, जिसके कारण वे लोकप्रिय हुए। चलिए इस वीडियो का तो एंड होगा ही अभी, तो उससे पहले मैं क्लियर कर दूँ इसका PDF कहाँ से मिलेगा। तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा,
और हो सकता है मैं व्हाट्सएप और इंस्टा में भी डाल दूँ, तो सब चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि जब भी चैप्टर एंड होता है किसी चैप्टर का तो हम लोग उसका पीडीएफ रिवील करके दे देते हैं आप लोगों को कि आप लोग बाद में नोट्स बना सको, ठीक है। तो अभी तो इतना दूरी, तो थोड़ा भी मेरे को मतलब मेरा वर्ड में कुछ गलती दिखा हो आपका, तो ये पहला वीडियो था क्वेश्चन आंसर का, तो कुछ हो सकता है गलती हो गई हो बीच बीच में, तो उसके लिए सॉरी। अगले बार से जो होगा एकदम मतलब क्लियर होगा, एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मतलब ये वाला भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो और अच्छे का मैं अपने को इम्प्रूव करूँगा। तो ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।